नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों की डिमांड पे एक टॉपिक रीजनिंग का, पहले तो ये टॉपिक जो यूपीएससी या आरएएस जैसे बड़े एग्जामों में आता था, लेकिन आजकल डिमांड इसकी हर एग्जाम में है। कथन एवं तर्क। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट की। तो कथन और जो तर्क है, आजकल तो कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी तक हर परीक्षा में से सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं ये वीडियो एक स्पेशल कांस्टेबल के लिए नहीं बनाई है। हमने इस एकदम जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सभी प्रश्न इसमें हमने कवर किए हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें से आपका 1 या 2 प्रश्न आएगा और वो नंबर आपका पक्का हो जाएगा। मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे पढ़ाए प्रश्नों में से आपके पेपर में प्रश्न आएगा, लेकिन हाँ, मैं ये दावा जरूर करता हूं, आपने धैर्य से पूरी वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपको ये आइडिया जरूर आ जाएगा कि पेपर में प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे और आपको उनका विश्लेषण किस प्रकार से करना है, और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी। तो आइए बिना समय खराब किए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कथन एवं तर्क। देखिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं होता क्या है इसमें। इसमें एक कथन दिया मिलेगा आपको और उसके ऊपर आपको तर्क पढ़ने हैं। अपनी तरफ से आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोलना है। चलो मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं। जैसे अभी जो विवाद हो रखा है, अभी जो एक संशोधन किया जा रहा है हमारे शिक्षा नीति में, जैसे सरकार ने बोला सीबीएसई को कि सिलेबस को थोड़ा कम करिए, तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, मुगल साम्राज्य को हटा दिया। तो जैसे मान लो यही कथन आ गया कि भाई मुगल साम्राज्य को इतिहास की किताबों से हटा दिया गया है, तो इसके बारे में दो लोग तर्क देंगे। मान लेते कथन ये दिया कि मुगल साम्राज्य को इतिहास से हटा दिया गया है, क्या ये सही है, या हटा देना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, इसके ऊपर हमें तर्क पढ़ने हैं। दो लोग तर्क दे दे, कोई बोल दे हाँ हटा देना चाहिए, कोई बोल दे नहीं नहीं हटाना चाहिए। पहली बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले करना क्या है हमें। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है, हमारा उत्तर यस और नो में नहीं होना चाहिए। कथन तर्क में हमें हाँ या ना पे जोर नहीं देना है, हमें तर्क पे जोर देना है। हाँ भी सही हो सकता है और नहीं भी सही हो सकता है, इसमें दोनों के दोनों तर्क सही हो सकते हैं। कोई आदमी बोले कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कोई आदमी बोले नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दो तर्क दे रखे हैं वो दोनों भी सही हो सकते हैं, बशर्ते उनका लॉजिक सही होना चाहिए, लॉजिक साफ होना चाहिए। पहली बात, हमें यस और नो पे ध्यान नहीं देना है, यहां हमें नहीं अटकना है अपनी। दूसरी बात, अपने मन में कोई धारणा नहीं बनानी है। कोई मन में आप धारणा बनाए बैठे हो कि नहीं ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपनी धारणा नहीं बनानी है मन में कोई भी। तीसरी बात जो ध्यान देने योग्य है, आपको अपनी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को इसमें नहीं जोड़ना है। आपको ऐसा नहीं, दिल से नहीं सोचना कि यार ये तो होना ही चाहिए, नहीं, उसका कोई तर्क नहीं है उस बात पे। आपको एक ही चीज पे ध्यान देना, तर्क पे। चौथी बात, ऐसी पोस्ट जिसमें अभिमान दिखा रखा हो, घमंड दिखा रखा हो, उस पोस्ट को भी हमें गलत मान लेना कि ये तर्क सही नहीं है। जहां अभिमान या घमंड का दृश्य किया जाए, जहां अभिमान पूर्वक कोई बात कही जाए, तो उस तर्क को भी हम गलत मानेंगे। चौथा आ जाए देशभक्ति, जहां दिखा रखी हो, तर्क को सही सिद्ध करने के लिए देश प्रेम या देशभक्ति की दलील दी जा रही हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम गलत मान लेंगे। तो हमें सही क्या मानना है? सही माननी है हमें एक ही चीज, जो कि है लॉजिक, हिंदी में बोले तो जो है तर्क। तो हमें एक ही चीज पर ध्यान देना है, तर्क या लॉजिक पर, कि इस बात में तर्क क्या है, इस बात में लॉजिक क्या है। तो हम कहते हैं ना, अरे तो बिना तर्क की बात करा, बिना लॉजिक की बात करा है, तो वही हमें देखना है कि किसी भी कथन के दो तर्क आपको दिए मिलेंगे एग्जाम में, हमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि दोनों तर्कों में तर्क किस में सही दिया गया है। अगर तर्क सही है तो हम कह देंगे यह तर्क संगत है, जिसमें नहीं है तो उसको हम कह देंगे यह तर्क असंगत है। चलिए, संगत नहीं है, बिना समय खराब किए हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। एग्जाम में कैसे आपके प्रश्न आएंगे, मैं भाषा, बहुत अच्छी भाषा के प्रश्न लेके आया हूं जो प्रीवियस यूपीएससी तक के पेपरों में आ चुके हैं। तो आपको इससे घबराना नहीं है, आपके एग्जाम में भी ऐसी ही भाषा आएगी, कठिन भाषा आपकी पूछी जाएगी। देखिए, पहले प्रश्न में क्या बता रखा है, ये पहला स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट में लिखा हुआ क्या है मैं पढ़ देता हूं
क्या राज्य सरकार द्वारा स्थापित सभी उच्च सत्र तकनीकी संस्थानों का निजीकरण कर देना चाहिए? उच्च सत्र तकनीकी संस्थान क्या होते हैं? जो हमारी आईआईटी है, उच्च सत्र के जो तकनीकी स्थान है उनके बारे में कथन आया है। बोल रहे हैं जो भी हमारी आईआईटी है, उच्च तकनीकी स्थान है, उनका निजीकरण कर दें क्या, प्राइवेटाइजेशन कर दें क्या? ये एक तर्क है। तो आपको हाँ नहीं में जवाब नहीं देना है, इस पे आपको हाँ या नहीं के तरफ झुकाव नहीं करना है। हमें एक ही बात से मतलब है, लॉजिक से। अब हमें इसके तर्क पढ़ने हैं। आप इसको अच्छे से, मैं आपको एक युक्ति बताऊं हल करने की, तो आप ऐसा माने कि हम संसद भवन में बैठे हैं, मैं प्रधानमंत्री हूं, आप सभी मेरे मंत्रिमंडल हैं। मेरे पास मैंने 2 आईएएस ऑफिसर बिठा रखे हैं, बहुत बुजुर्ग, जिसको बड़ा नॉलेज है, ठीक है। तो एक प्रस्ताव पेश होता है, मान लो संसद में प्रस्ताव, मान लो यही आ गया कि भाई सरकार द्वारा जो उच्च सत्र के तकनीकी संस्थान स्थापित किए गए हैं उनका निजीकरण कर दें क्या? तो आपको हाँ नहीं में जवाब नहीं देना। मेरे पास जो 2 ऑफिसर बैठे हैं वो अपना तर्क देंगे, कोई हाँ कहे, कोई नहीं कहे, या कुछ भी कहे। आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो ऑफिसरों ने हाँ या नहीं में जो तर्क दिया है वो सही है या नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये प्रस्ताव आ गया हमारी संसद में कि सरकार द्वारा स्थापित उच्च सत्र के जो तकनीकी संस्थान है उनका निजीकरण कर देना चाहिए क्या? अब देखिए, पहले हमारे ऑफिसर ने क्या जवाब दिया? पहले ने कहा हाँ कर देना चाहिए। इसने तर्क क्या दिया हाँ कह के? इसने कहा कि निजीकरण इन संस्थानों को आर्थिक रूप से दृढ़ बनाएगा, प्रतिस्पर्धी बनाएगा और गुणवत्ता के प्रति सचेत बनाएगा। बिल्कुल भाई सही बात है। कैसे बनाएगा गुरुजी? ये देखिए, इसने कहा निजीकरण हो गया तो इन संस्थानों को आर्थिक रूप से दृढ़ता प्रदान होगी। हाँ होगी। प्रतिस्पर्धी होंगे। प्रतिस्पर्धी कैसे होंगे भाई? मान लेते हैं 2 प्राइवेट उच्च तकनीकी संस्थान हो गए। एक बोलेगा कि देखिए सर, हम 1 लाख रुपए में आपको ये कोर्स कराएंगे ऐसे अच्छे टीचर से। दूसरा उसके स्पर्धा में, प्रतिस्पर्धा में कम फीस में और अच्छे टीचर लेके आएगा। आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको गुणवत्ता में भी सुधार करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे? सर पहला जो तर्क है बिल्कुल सही है, पहला जो तर्क है वो संगत है। तो हम कह देंगे सर पहला तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे ने भी कहा हाँ इसका निजीकरण कर देना चाहिए। ठीक है, इसके तर्क क्या दिया? इसने तर्क दिया निजीकरण नए युग की कुंजी है, क्या हम इसके बिना गुजारा कर सकते हैं? अब देखिए, इसने कहा कि हाँ इनका निजीकरण कर देना चाहिए क्योंकि निजीकरण नए युग की कुंजी है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अब भाई बिना निजीकरण क्या गुजारा नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो इसके तर्क में कोई दम नहीं है तो हम खारिज कर देंगे, भाई तुम्हारा तर्क सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? तो हम इसका बोल देंगे सर इसमें पहला तर्क ही तर्क संगत है, पहला ही सही है, दूसरा सही नहीं है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, क्या न्यायालयों के अवकाश को कम कर देना चाहिए? भाई संसद में हमारे अगला प्रस्ताव आया है, न्यायालय जो हमारे कोर्ट होते हैं उनका अवकाश, जो छुट्टियां होती है उनको कम कर दें क्या? ठीक है, 2 लोगों ने जवाब दिया है, आपको जवाब नहीं देना, आपको सिर्फ उन 2 लोगों के जवाब पढ़ने हैं और आपको निष्कर्ष निकालना है कि कौन से ने सही तर्क दिया, किसने सही लॉजिक बताया। देखिए पहला लॉजिक क्या हुआ? पहले ने कहा हाँ अवकाश को कम कर देना चाहिए। इसने तर्क क्या दिया? इसने कहा यह न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करेगा और कई लोगों को न्याय उचित समय में मिल सकता है। सही बात कही भाई, छुट्टियां कम होगी तो जो जजेज हैं, हमारे जज हैं, ज्यादा केसों की सुनवाई करेंगे और जल्दी जल्दी ज्यादा केस निपटेंगे तो लोगों को न्याय उचित समय पे मिलेगा। बिल्कुल सही है, पहले ने सही बात कही है, हाँ हम सहमत हैं पहले से। ये लीजिए, दूसरे ने क्या कहा? हाँ यह ब्रिटिश विरासत का संकेत है, हम इसे आगे क्यों लेके जाएं? ये बात आपको ध्यान रखना है। कहीं भी कथन और तर्क में कहीं भी अगर तुलना हो जाए, क्या हो जाए? तुलना हो जाए तो हम उसको गलत मान लेंगे। इसमें क्या कह दिया? इसमें इसने कह दिया कि ये ब्रिटिश विरासत का संकेत है, हम इसे आगे क्यों लेके जाएं। देखिए इसमें पहली बात, इस बात में कोई लॉजिक ही नहीं है। ब्रिटिश विरासत का संकेत तो भाई रेल भी है, क्या उसको भी छोड़ दें क्या हम? गलत बात है। ये तो एक लॉजिक होना चाहिए बात में, ये हमें ध्यान रखना है। अगर किसी भी तरह की किसी देश, किसी अन्य जाति या किसी के साथ भी तुलना की गई है तो हम उसको क्या कह देंगे? उसको हम गलत मान लेंगे। चलिए इसमें क्या है? दूसरा गलत है, पहला सही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
क्या एक शहर से दूसरे शहर सरकारी कार्यालय में लिपिक कैडर के कर्मचारियों का स्थानांतरण की प्रथा को बंद कर देना चाहिए? अब कुछ बच्चों को तो भाषा ही समझ में नहीं आ रही है। मैं जानबूझकर ऐसे मुश्किल प्रश्न लेके आया हूं जिसमें भाषा बहुत उलझन भरी दे रखी हो, क्योंकि आप ऐसे प्रश्नों पे थोड़ा पेन चलाओगे, थोड़ा दिमाग चलाओगे, तो पेपर में जो आपके प्रश्न आएंगे वो आपको बहुत आसान लगेंगे। और आजकल जमाना ऐसा है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो हमें अच्छे लेवल के प्रश्न ही हल करने पड़ेंगे। आसान आसान प्रश्नों से काम नहीं चलेगा, बेरोजगारी इतनी हो गई है। चलिए आते हैं हम प्रश्न पे। ये पूछना क्या चाह रहा है, पहले इसकी भाषा समझिए। ये बोल रहा है क्या एक शहर से दूसरे शहर जो स्थानांतरण होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं, किसके? लिपिक। लिपिक मतलब जो कलरक की पोस्ट होती है, एलडीसी, यूडीसी, जो लिपिक कैडर के कर्मचारी हैं, उनका जो ट्रांसफर है उस प्रथा को बंद कर दें क्या? ये प्रस्ताव आया है। अब दो लोगों ने जो जवाब दे रखा है, हमें सिर्फ उसके ऊपर बहस करनी है, डिबेट करनी है। पहले ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब इस प्रथा को बंद नहीं करना चाहिए। उसने तर्क क्या दिया, लॉजिक क्या दिया इस पे? उसने कहा कि कर्मचारियों का स्थानांतरण एक सामान्य प्रशासनिक मामला है, ठीक है, यह कदम प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न करेगा। अब भाई हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये प्रशासनिक कठिनाइयां क्या क्या उत्पन्न करेगा। सही बात है, मान लेते हैं यहां से वहां दूसरे शहर कोई कलरक जाता है, अब कठिनाइयां क्या उत्पन्न होती है भाई, यहां से वहां जाएगा, यहां जमा हुआ है, अब नई जगह जाएगा, 10 दिन तो उसको सेट होने में लग जाएंगे। उसको यहाँ का तो पता है, यहाँ तुम्हारी चेयर लगी है, यहाँ साइड में खिड़की है, वहाँ वो फाइल रखी है, वहाँ वो फाइल रखी है, ये आसपास काम करने वाले वो लोग हैं, या भाई आगे जो प्रशासन में कागजी कार्रवाई होती है वो भी होती है, ठीक है। इसने कहा कि नहीं, हमें इस प्रथा को बंद नहीं करना चाहिए, इस प्रथा को बंद करेंगे तो कठिनाइयां उत्पन्न होगी। अब इसमें कठिनाइयां क्या क्या उत्पन्न हो सकती है, इस प्रथा को बंद कर दें तो आप यहां ध्यान दो, आप इस प्रथा को बंद कर दें, किस प्रथा को? ट्रांसफर की प्रथा को बंद कर दी तो कठिनाइयां क्या उत्पन्न होगी? बहुत कठिनाइयां उत्पन्न। कल रख को लगेगा कि अब तेरा ट्रांसफर तो हो नहीं सकता, तो यही है। उसके जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनके साथ लिंक ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल जी, लिंक ज्यादा हो गए तो करप्शन बढ़ेगा, वो जो उसके नजदीक लोग हो गए उनका काम पहले होगा, या 100 प्रकार के। तो इसने बात सही कही है भाई, इससे प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न होगी। हम कहेंगे सर बिल्कुल सही तरक दिया इसने। नेक्स्ट पे आते हैं, इसने कहा हाँ, इस प्रथा को बंद कर दो, इसमें शामिल सरकारी व्यय तथा कई सुविधाओं की तुलना में असुविधाएं हैं। ये बात भी सही है भाई, इस प्रथा को बंद कर दें, क्योंकि इसमें सरकारी व्यय होता है, यहां से वहां जाएगा, सरकार को भी बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ता है, और सुविधाओं की तुलना में असुविधाएं अधिक है। सुविधाएं कैसे भाई? असुविधाएं अधिक इसलिए है, जब मैंने बता रहा था यहां से कल रख कोई दूसरी जगह जाएगा, 10 दिन उसको सेट होने में लग जाएंगे, वहां पे धीरे धीरे हिसाब आएगा, वहां नई नई जानकारी होगी, तो सुविधाओं के मुकाबले असुविधाएं ज्यादा हैं और सरकारी खर्चा भी ज्यादा है। ये भी तर्क सही है, तो चलो हम इस तर्क को भी सही मान लेते हैं। ये लीजिए जी, हम कह देंगे दोनों ही तर्क संगत है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या उच्च योग्यता ही किसी संगठन में आंतरिक पदोन्नति का एकमात्र मापदंड है? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है भाई, कोई भी डिपार्टमेंट है, मान लो कोई भी एक डिपार्टमेंट है, उसकी आंतरिक पदोन्नति जो इंटरनल प्रमोशन होते हैं, उसके किस बिहाफ पे प्रमोशन किया जाए, क्या योग्यता, उच्च योग्यता ही एकमात्र मापदंड है? उच्च योग्यता मतलब, जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं, मैं समझा देता हूं, हम बिजली विभाग की बात कर लेते हैं। बिजली विभाग में 2 लोग लाइनमैन लग जाते हैं, ठीक है, एक पहला लाइनमैन लग गया, एक दूसरा बंदा लाइनमैन लग गया, ठीक है। पहले ने 10वीं कर रखी है, मान लेते हैं आईटीआई कर रखी है, दूसरा ग्रेजुएट है, बीए कर रखी है, आईटीआई तो करनी पड़ेगी खैर इसके लिए, इसने ग्रेजुएट है और इसकी योग्यता 10वीं है। अब मान लो इनको 5 साल हो गए काम करते हुए। अब भाई इस बंदे ने बहुत ध्यान दिया अपने काम पे, स्किल्स बहुत अच्छी होगी, इसको पता है कहाँ क्या करना है, कोई तार हट जाए या कोई खराबी हो जाए यहाँ से ठीक होगी, ये अपने कार्य में बहुत कुशल हो गया। दूसरे ने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, साथ साथ इसने मान लो एमए भी कर ली, योग्यता और बढ़ गई इसकी। ये अपने कार्य में कुशलता दिखाई, इसने अपनी पढ़ाई में कुशलता दिखाई। अब 5 साल बाद बारी आ गई मान लेते हैं प्रमोशन की, तो इसके हिसाब से तो उच्च योग्यता वाले को प्रमोशन दे दें, क्या अभी इसको प्रमोशन दे दे? ये बात सही है क्या? ये कहना चाह रहा है। यहां हमें हाँ नहीं में जवाब नहीं देना, हो सकता है सही हो सकता है नहीं हो, हमें सिर्फ एक बात देखनी, तर्क। 2 लोगों ने तर्क क्या दिया। अब देखिए, पहले ने कहा हाँ बिल्कुल उच्च योग्यता को ही मापदंड बना दें हम, किसका?
प्रमोशन का। इसने कहा हाँ क्यों नहीं, ऐसा कर दो। निश्चित ही उच्च योग्यता अन्य कारकों से अधिक महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए, ये तो है जी उच्च योग्यता, और ये है अन्य कारक। अन्य कारक कैसे भाई, किसी को स्किल अच्छी हो, किसी की काम के प्रति रुचि ज्यादा, उसको नॉलेज ज्यादा हो। अब आप डिसाइड कीजिए कि ये उच्च योग्यता अन्य कारकों से अधिक महत्वपूर्ण है क्या? नहीं है, ये गलत बोल रहा है। तो हम क्या कह देंगे, ये तर्क तो गलत है जी, इससे तो हम सहमत नहीं हैं। अगले तर्क को पढ़िए। दूसरे ने कहा कि नहीं, आंतरिक पदोन्नति के मामले में प्रदर्शन की गुणवत्ता और अन्य कारक केवल उच्च योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण है। ये बात सही है। ये कह रहा है कि इंटरनल प्रमोशन अगर करने हैं तो वहां पर प्रदर्शन की योग्यता और अन्य कारक, भाई प्रदर्शन कैसा किया उसने 5 साल में, उसको नॉलेज कैसी है, एक्सपीरियंस कैसा, वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, वो सब चीजें केवल उच्च योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण है। ये बात सही है। तो हम क्या कहेंगे, ये तर्क बिल्कुल सही है, दूसरा तर्क संगत है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। हालांकि ऐसा कुछ रहता नहीं इसमें जो समझ में ना आए। अभी जैसे कांस्टेबल की भी परीक्षा होनी है, उसमें कथन निष्कर्ष, कथन न्याय, कथन पूर्वधारणा, कथन संभावना, इन टॉपिकों से 6 प्रश्न आएंगे। तो मैं आपके एग्जाम से पहले पहले वो 6 के 6 प्रश्न, आपके 6 के 6 नंबर आपके पक्के करवा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको अच्छी लगे वीडियो तो इसको शेयर भी करते रहना साथ साथ। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या दी है? स्टेटमेंट ये दी है कि क्या भारत में, क्या विदेशों में जो कार्यरत हैं भारतीय वैज्ञानिक, उनको भारत वापस बुला लेना चाहिए। ये मान लेते हैं प्रस्ताव आया है हमारे संसद में कि जो जो वैज्ञानिक भारत के हैं और भारत से बाहर काम कर रहे हैं, क्या उनको वापस बुला ले। अब 2 लोगों ने जवाब दिया है। पहले ने कहा हाँ बुला लो। क्यों बुला लें भाई? उसने कारण दिया, एक तर्क दिया, एक लॉजिक दिया। क्या लॉजिक दिया? कि उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और अपनी खोज, जो खोज की है, जो सम्मान मिला है और जो सुविधाएं मिली है, और सभी के बारे में भूल जाना चाहिए। वही बात, देश प्रेम नहीं दिखाना इतना। ये तर्क, कथन और तर्क है। तर्क होना चाहिए जेन्युइन, ये कोई मतलब नहीं है। अब आपको दे गूगल कह दे ये लो जी 20 करोड़ का पैकेज दूंगा सालाना, अब आप छोड़ के वो सुख सुविधाएं, अपना सम्मान छोड़ के यहाँ देश भूमि की सेवा करने आओ, कोई तर्क नहीं इस बात में। इस तरह से हम सहमत नहीं है कि उन्हें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए इसलिए उन्हें वापस बुलाने, नहीं, ये गलत है। इस तरह से हम असहमत हैं। दूसरा तर्क, दूसरे ने कहा कि नहीं, उन्हें वापस नहीं बुलाना चाहिए, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, वो जहां है वहां रहने दो। इस बात में अभिमान, घमंड दिख रहा है। मैंने पहले ही बताया था, जहां भी घमंड जैसी बात आए तो उसको भी हम क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। तो यहां क्या है, दोनों ही तर्क असंगत हैं, दोनों ही तर्क गलत हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। प्राथमिक शिक्षा को भारत में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा कौन सी? जो बच्चा स्कूल में जाता, प्राथमिक शिक्षा जो शुरू शुरू में, उसको जब हम प्ले स्कूल कहते हैं, एलकेजी यूकेजी कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा जो मिलती है। वैसे तो प्राथमिक शिक्षा भारत में घर पे दी जाती है, माता पिता देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए अब तो थोड़ा शहरीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो छोटे से बच्चे को ही प्ले स्कूल में भेज देते हैं। खैर छोड़िए, उससे हमें प्रश्न पे आ जाइए अपने। क्या प्राथमिक शिक्षा को भारत में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए? अब इसके ऊपर 2 तर्क आए हैं। पहले ने कहा कि नहीं, उपयोग ही क्या है? ये देखिए, इसने कहा नहीं, इसका उपयोग ही क्या है? क्या हमने अन्य मौलिक अधिकारों के संबंध में अपने कर्तव्यों को पूरा किया है? अब ये तो वो बात हो गई ना, बोला भाई नया मौलिक कर्तव्य क्यों लाए, हमें पिछले ही फॉलो नहीं हो रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, जब तक बोला सारे के सारे कानून फॉलो ना हो तब तक नया कानून ही ना बनाओ। ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं, तर्क नहीं है, बात में लॉजिक ही नहीं है, तो हम इसको खारिज कर देंगे। ये लीजिए सर, ये तो गलत हुआ। अगले में इसने कहा हाँ ऐसा कर दें। क्या कर दें? ऐसा हम कर दें। यह वही है जिसे सारे विकसित देशों ने किया है। क्या हो गया बेटा? तुलना हो गई। मैंने बोला था जहां भी तुलना हो उसको हम क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। तो ये तर्क भी असंगत है, ये दोनों ही तर्क असंगत हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कारगिल शहीदों के आश्रितों को नौकरी में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए?
कारगिल शहीदों के आश्रित। पहली बात मुझे ये बताओ, कोई शहीद हो जाता है उसके ऊपर आश्रित कौन कौन होता है? ये देखिए सर, मान लो कोई शहीद हो गया, इसके ऊपर आश्रित कौन होंगे? इनके माता पिता होंगे, ठीक है जी। और कौन होगा? और इनके बच्चे होंगे, ठीक है। और तो कोई आश्रित नहीं होगा। अब इन बच्चों के जो बच्चे होंगे वो शहीद पर आश्रित नहीं होंगे, यही लोग शहीद पर आश्रित होंगे, या तो उनके माता पिता या उनके बच्चे या पत्नी, ठीक है। इसने कहा कि जो कारगिल में शहीद हुए हैं उनके आश्रित हैं, जो उनको नौकरी में आरक्षण का लाभ दे दें क्या? अब देखिए, दो लोगों ने तर्क दिया है अपना। इसने कहा हाँ, हमें आश्रितों को खुश रखना चाहिए, क्योंकि कारगिल शहीद जो हैं एक आदर्श के लिए लड़ चुके हैं, एक आदर्श के कारण लड़ चुके हैं। सही बात है, एक आदर्श के लिए वो अपना जीवन त्याग चुके हैं। यहां आपको भावनाओं में नहीं बह जाना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसमें लॉजिक है क्या। हाँ, बात में लॉजिक भी है, हमें भी उनको खुश रखना चाहिए, क्योंकि जो कारगिल में जो शहीद हैं वो एक आदर्श के कारण लड़ चुके हैं। इसे एक लॉजिक है, एक आदर्श के कारण वो लड़ चुके हैं, वो अपना जीवन दे चुके हैं, तो जो उसके ऊपर डिपेंड थे लोग, उनको हमें खुश रखना चाहिए। नहीं तो फिर आगे अगर हम भविष्य की कल्पना करें, लगे कि शहीद हो जाते हैं तो परिवार का कोई ध्यान रखे। एक शहीद ये भी सोचता है कि तेरे बाद परिवार का क्या होगा। अगर उसको हम अच्छे से सुख सुविधाएं दे तो थोड़ी हमारी डिफेंसिव जो सिस्टम है उसमें भी सुधार होगा। तो ये हमें ऐसे सोच के, भावनाओं में बह के नहीं, इसका तर्क देख के इसको सही करना है। तो कहेंगे कि पहला तर्क संगत है, सही है। दूसरे तर्क को अगर हम पढ़ें, दूसरे ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसने लॉजिक दिया है। इसका लॉजिक ये है कि हमारे पास पहले से बहुत सारे आरक्षण हैं। ये बात भी सही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है, अगर आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए तो इसको कम करो। अब वैसे इसने बोल रखा हमारे पास पहले से बहुत सारे आरक्षण हैं, आइए इसे शामिल न करें। अब देखिए, इस पे हम थोड़ा सा गहन विचार करेंगे। कैसे करेंगे? कि ये जो 50% हमारा आरक्षण है, जो शहीद पर आश्रित लोग हैं उनको अगर हम आरक्षण देने की बात करें तो शहीद पर आरक्षित, पहली बात ये देखो, कारगिल में शहीद कितने हैं? लगभग 1100 लोग मान लो। अब उनके ऊपर आश्रित कितने लोग होंगे? लगभग मान लो 2-1000 लोग। उनके बच्चे ही आश्रित होंगे, माता पिता तो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं करेंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा आरक्षण, सिर्फ इन 2000 लोगों की बात हो रही है। तो इस आरक्षण परसेंटेज में इन 2000 लोगों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो दूसरे को हम क्या कर देंगे? खारिज कर देंगे। अगर आरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी होता तो हम ये बात सही मानते कि हमारे पास बहुत सारे आरक्षण है, आइए इसे शामिल ना करें। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? खारिज कर देंगे। पहला तर्क ही संगत है, दूसरा गलत है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कथन क्या दे रखा है कि क्या लॉटरी योजनाएं भारत में शुरू कर देनी चाहिए क्या? लॉटरी योजनाएं तो आप समझते होंगे ना, लॉटरी जो लगती है, कई जगह बंद कर रखी है, कई स्टेटों में चालू है। जैसे पंजाब में लीगल है, हरियाणा में इसको बैन किया हुआ है, राजस्थान में भी शायद बैन है ये। देखिए, लॉटरी योजनाएं भारत में शुरू कर देनी चाहिए क्या? हमारे संसद में प्रस्ताव आ गया, 2 लोगों ने अपना जवाब दे दिया है, हमें सिर्फ उसके ऊपर विचार करना है किसने क्या जवाब दिया। ठीक है, पहले ने कहा हाँ, लॉटरी योजनाओं को शुरू कर दे। इसने लॉजिक क्या दिया इसके पीछे? इसने लॉजिक दिया कि कई राज्य सरकारों को अपनी लॉटरी योजना द्वारा उत्पन्न अधिशेष से उनकी विकास गतिविधियों के लिए पर्याप्त धनराशि मिल जाएगी। समझना, यहां कई बच्चे बोलेंगे सर यहां तुलना कर दी। यहां तुलना नहीं की गई है, यहां बताया गया कि कई सारी राज्य सरकारों को जो लॉटरी से लाभ होगा, उस लाभ से वो अपनी आर्थिक गतिविधियों में मदद उनको मिल जाएगी। जो आर्थिक गतिविधि है उनमें मदद मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? अब ध्यान देखिए, मान लेते हैं राजस्थान का मान लेते हैं। राजस्थान में लगभग 7 करोड़ की जनसंख्या है। मैं कह दूं लो भाई 10 रुपए की मैं लॉटरी बेचूंगा। कितने रुपए की? 10 रुपए की लॉटरी की टिकट मिलेगी, ठीक है जी। और 10 लोगों को 10 लाख का इनाम मिलेगा। अब भाई हर कोई सोचेगा यार 10 रुपए तो हर कोई लगा लेगा कि 10 रुपए तो खरीद ही लेते लॉटरी के, हफ्ता 10 में नाम आ जाए। ठीक है, चलो मान लेते हैं इस 7 करोड़ जनसंख्या में से कितने लोग लॉटरी खरीद लेंगे? 3 करोड़। चलो छोड़ो, 2 करोड़, चलो छोड़ो, 1 करोड़ तो खरीदेंगे। और कम कर लो, मान लेते हैं 50 लाख लोग लॉटरी खरीद लेंगे। अब 10 रुपए के हिसाब से
50 लाख लोगों के कितने रुपए हो गए सर? 5 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है, लागत कितनी आई? 10 लाख, 10 लोगों को 10-10 लाख रुपए दे दो मान लो, तो भी कितनी लागत आई? 1 करोड़। बचत कितनी हो गई? 5 में से 1 करोड़ गए 4 करोड़। ये किसको लाभ हो गया? राज्य सरकार को। तो यही कह रहा है कि हाँ, कई सारी राज्य सरकारों को लॉटरी से जो उत्पन्न अधिशेष जो लाभ होगा उनकी विकास गतिविधियों के लिए पर्याप्त धनराशि मिल जाएगी। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, इस तर्क को हम समर्थन करते, इस तर्क का हम इसको सही मानते हैं, बिल्कुल सही बात इसने कही है। आगे कहा, दूसरे ने कहा हाँ ऐसा कर दो, दूसरे ने भी हाँ कहा है कि बेरोजगार युवाओं को लॉटरी की टिकट बेचकर अपनी आजीविका कमाने का मौका मिलेगा। सही बात है भाई, लॉटरी ऐसे तो नहीं कि ऊपर से टपकेगी, लॉटरी बेचने के लिए छोटी मोटी दुकान भी लगानी पड़ेगी सरकार को, जहां लॉटरी मिलेगी। वहां काम करने के लिए 1-2 लोग भी चाहिएंगे, एक क्लर्क भी चाहिएगा, एक कैशियर भी चाहिएगा, उनको पानी वानी पिलाने के लिए एक पीएन भी चाहिएगा, 2-3 लोगों को रोजगार मिलेगा। सही बात कही इसने कि हाँ, बेरोजगार युवाओं को लॉटरी की टिकट बेचकर अपनी आजीविका कमाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल इसका तर्क भी सही है। तो हम क्या कहेंगे? दोनों ही तर्क संगत हैं, दोनों ही तर्क सही है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जितने ज्यादा प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस से ही हम इसको हल कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं अपने। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारत में अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ ही क्या सभी श्रमिक संघों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही भारत में अर्थव्यवस्था खुलती है, श्रमिक संघों पर प्रतिबंध लगा। श्रमिक संघ क्या होता है? लेबर यूनियन जिसको हम बोलते हैं कि कुछ मजदूर मान लो अपना एक यूनियन बना लेते हैं, उसके ऊपर एक हेड हो जाता है। यूनियन होगा तो हेड भी होगा यूनियन का एक, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। तो यूनियन बना लेते हैं, एक उसके हिसाब से एक रूल रेगुलेशन फिक्स करते हैं। ये बोल रहा है कि जो यूनियन है, लेबर यूनियन है, मजदूर संघ है, उनको प्रतिबंधित कर दें क्या, उसको बैन कर दें क्या? तो 2 तर्क आए हैं इसके ऊपर। क्या क्या आए हैं? पहले ने कहा कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसने क्या लॉजिक दिया? इसने कहा कि श्रमिक संघों को अन्य आर्थिक रूप से उन्नत देशों में प्रतिबंधित नहीं किया गया है। क्या हो गई बेटा? तुलना हो गई। और तुलना हो जाए तो हम बिना देखे क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। तुलना हमें किसी से नहीं करनी है। अगले पे आ जाइए। दूसरे ने कहा नहीं, हमें इनको बैन नहीं करना चाहिए। लॉजिक क्या दिया दूसरे ने? इसने लॉजिक दिया कि एक श्रमिकों के संघ का अध्यक्ष, ठीक है, जो लेबर यूनियन का हेड है, अध्यक्ष है, वास्तव में श्रमिकों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए काम करते हैं। ये सही थोड़ा मिसप्रिंट है। ये कहना चाह रहा है कि जो लेबर यूनियन का जो हेड है, अध्यक्ष है, वो श्रमिक और सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है। बिल्कुल सही बात है। वो सरकार का जो बात है श्रमिकों तक लाता है, और जो श्रमिकों की मांग है या जो भी बात है उसको सरकार तक लेके जाता है। तो इससे सरकार और श्रमिकों में तालमेल बना रहता है। इसलिए हम इसको बैन इसको नहीं करना चाहिए। ये बात सही है। तो हम क्या कहेंगे? दूसरा तर्क संगत है, दूसरा तर्क बिल्कुल सही है। ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बेटा मैं प्रीवियस एग्जाम से उठाकर इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाया हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिए अपने मित्रों के साथ। इसमें आपका कोई भी भारत का एग्जाम हो, हर एग्जाम का हर तरह का लेवल आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या हमें भारत में सामान्य उपयोग के लिए नागरिक हवाई अड्डों का निर्माण करने के लिए प्रतिष्ठित निजी कंपनियों को अनुमति देनी चाहिए? ये बोल रहा है कि जो भारत में हवाई अड्डों का निर्माण होता है, नागरिक हवाई अड्डों का, उसको निर्माण करने के जो प्रतिष्ठित निजी कंपनी है, बड़ी बड़ी निजी कंपनियां हैं, उनको क्या अनुमति दे दें क्या? अब आपको हाँ नहीं नहीं बोलना है, हमें सिर्फ तर्क पढ़ना है। जिसका तर्क सही लगे उसको हम सही मान लेंगे। देखिए, पहले ने कहा हाँ, क्यों नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए, यह सस्ता और प्रभावी दोनों होगा। अब देखिए क्या प्रोसेस होता है। निजी कंपनियों को अगर ठेका दे सरकार तो बोली लगती है सर, टेंडर छूटता है। जो भी कंपनी सस्ते में अच्छा ऑफर करेगी सरकार उसको टेंडर देगी। तो भाई जो जितना सस्ता करेगी उतना सरकार उसको ऑफर देगी। तो ये स्पष्ट बात है भाई, सस्ता तो होगा ही। और दूसरा क्या मामला है, अगर कोई टेंडर मिलता है, टेंडर के जो पैसे मिलते हैं कंपनी को कम मिलते हैं, उसके लिए पहले इंस्पेक्शन टीम जाती है सरकार की इंजीनियरों की। वो देखती है कि निर्माण अच्छे ढंग से हुआ है।
अगर बहुत अच्छा निर्माण हुआ है, जो पैमाना होता है उसके ऊपर किया गया है, तो ही वो टेंडर पास होगा। इसलिए जो प्रतिष्ठित निजी कंपनी है वो निर्माण भी अच्छा करेगी, इसलिए हम कह सकते हैं सस्ता तो होगा और साथ में ये प्रभावी भी होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पहला जो तर्क है वो संगत है। दूसरे की ओर आ जाइए। दूसरे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। क्यों? इसने क्या दलील पेश की? इसने तर्क ये दिया है कि यह भारत की प्रतिभूति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई? निर्माण जब हमने कर लिया, एक प्रतिष्ठित निजी कंपनी निर्माण करेगी, उसके बाद इंस्पेक्शन होगा, हम देखेंगे सही है, तो इसके लिए कोई खतरा नहीं है। भारत की प्रतिभूति और सुरक्षा को इसमें कोई खतरा नहीं है। हालांकि नागरिक हवाई अड्डों के निर्माण की बात कर रही है, ना कि जहाज बनाने की यहाँ बात हो रही है। थोड़ा सा गहराई से इसको हमें समझना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, दूसरा तर्क बिल्कुल गलत है, पहला तर्क ही संगत है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या साक्षरता भारत में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम मानदंड होना चाहिए? भाषा को आप समझिए, कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि साक्षरता मतलब क्या मतदान के लिए, जो मतदान करते हो आप, मतदाता बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? ऐसा कर दें क्या कि जो पढ़ा लिखा सिर्फ वही मतदान कर सकता है? इसका कहने का ये अर्थ है। देखिए, पहले ने कहा नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? इसने कहा कि केवल साक्षरता किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक परिपक्वता की गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही बात कही। इसने कहा कि केवल पढ़ा लिखा होना इस बात के लिए की गारंटी नहीं देता कि उसको राजनीति की समझ आ गई है, वो मैच्योर हो गया है। बिल्कुल सही तर्क है इसका, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। उसने क्या दलील पेश की? उसने तर्क क्या दिया? उसने तर्क ये दिया कि उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट देने का राजनीतिक रूप से बुद्धिमान वाला निर्णय लेने की संभावना कम होती है। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी अनपढ़ आदमी किसी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी को अपना मतदान करे, अपना मत दे, वोट दे, तो वो इस बात का निर्णय लेने की संभावना कम हो जाती है कि पार्टी सही है या गलत है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति को ये नहीं पता कि इसने क्या दावे किए हैं, इसका पोर्टफोलियो क्या है, ये किस मॉडल पे काम करी सरकार। हो सकता है, संभावना कम, मैं ऐसा नहीं कहता बिल्कुल नहीं होती, इसने ऐसा कह रखा है कि संभावना कम होती है एक अनपढ़ आदमी द्वारा ऐसा निर्णय लेने की कि ये पार्टी सही है या उम्मीदवार सही है। ये बात भी इसकी सही है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये तर्क भी सही है। अब देखिए आप, नहीं और हाँ दोनों ही सही हो सकते हैं। तर्क सही होना चाहिए, लॉजिक अच्छा होना चाहिए। तो हमें हाँ नहीं पे ध्यान नहीं देना है। माइंड से हाँ या नहीं आए तो उसको निकाल के पहले फेंक दो। हमें एक ही बात पे ध्यान देना है और वो बात है तर्क, लॉजिक। तो चलिए बेटा, हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या भारत में सभी खराब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में स्वैच्छिक सेनावर्ती की योजना बनानी चाहिए? क्या कहना चाह रहा है? कहना यह चाह रहा है कि खराब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां खराब कौन सी होती है? जैसे बीएसएनएल हो गया भाई, एकदम डूब गया है भाई। इस तरह की जो सार्वजनिक सरकारी इकाइयां हैं उसमें स्वैच्छिक सेनावर्ती की योजना बना दे क्या? डिपार्टमेंट को लगे कि भाई हाँ जरूरत नहीं है भाई तेरी, चलो रिटायरमेंट का टाइम आपका आ गया, तो ऐसे रिटायरमेंट कर दे डिपार्टमेंट अपनी इच्छा से स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति। तो ऐसा कर दें क्या? दो लोगों ने तर्क दिया है, हम पढ़ लेते हैं क्या क्या तर्क है इस पे। एक ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा कर दो। अतिरिक्त और असक्षम कर्मचारी सभी खराब सार्वजनिक क्षेत्र में संगठनों के खराब होने के कारणों में से एक है। बिल्कुल सही बात है, इसको समझो ये क्या कह रहा है। मान लेते हैं कोई डिपार्टमेंट है, उसमें 10 लोगों की जरूरत है और ये भी है कि इतने साल से पहले रिटायर नहीं हो सकता आदमी, नए लोग भी भर्ती करने पड़ते हैं साल दर साल की, नए लोगों को भी रोजगार चाहिए। अब पद इसमें मान लेते हैं इसमें जरूर 10 लोगों की, 10 लोगों से काम चलता है, लेकिन लोग आ गए इसमें 15। पहले रिटायरमेंट होने की जिसकी उम्र वही बैठे हैं, नए भी भर्ती हो गए। अब देखिए अतिरिक्त कर्मचारी हो गए कितने? 5। ठीक है, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो काम करने के योग्य नहीं है, सक्षम ही नहीं है काम करने में, जानबूझ के काम चोरी कर रहे हैं या कई तरीके से सक्षम नहीं है, तो वो लोग भी हैं। बिल्कुल सही, इसने कहा कि अतिरिक्त और असक्षम कर्मचारी सभी सार्वजनिक खराब जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है खराब होने के कारणों में से एक है। बिल्कुल सही बात है भाई, अतिरिक्त व्यय होगा,
कई लोग असक्षम हैं, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, तो उनको रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। इसका तर्क बिल्कुल सही है, तो हम कह देंगे सर हम इस तर्क से सहमत हैं। अगले तर्क पे आ जाइए। इसने कहा हाँ, विकसित देशों की निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी ऐसा करती है। वही बात बेटा, तुलना कर दी किसी और देश से। मैंने पहले कहा था किसी भी तर्क में अगर तुलना हो जाए तो बिना देखे ही कट कर देना, गलत कर देना। तो इसमें हम क्या कहेंगे, पहला तर्क ही संगत है, दूसरा नहीं है। आ जाइए हमारे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में कथन क्या है, क्या भारत में माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा, अब बच्चों को तो यही नहीं समझ में आ सर ये होता क्या है भाई। माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा मतलब 10वीं क्लास के पेपर, भाषा ऐसे ही आएगी। आपको फेल करवाने के लिए एग्जाम लेता है एग्जामिनर, आपको पास करवाने के लिए नहीं लेता। जानबूझकर ऐसी पजलिंग भाषा वो डालेगा। माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा मतलब जो 10वीं के पेपर हैं, 10वीं की परीक्षा है, में सभी छात्रों के लिए कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य विषय होना चाहिए। प्रस्ताव ये आया है कि जो 10वीं के पेपर है, 10वीं कक्षा की जो परीक्षा होती है, उसमें कंप्यूटर के ज्ञान को अनिवार्य विषय बना दें क्या। अब हमें तर्क पे ध्यान देना है। एक ने कहा कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? इसने क्या तर्क दिया, इसने कहा हमारी जरूरत सभी के लिए रोटी है, हम पश्चिम मॉडल का अनुकरण नहीं कर सकते। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई। पहली बात तो इसने ये अपना तर्क दिया कि हमारी जरूरत सभी के लिए रोटी है, ये तो कोई मतलब नहीं है। हम पश्चिम मॉडल का अनुकरण नहीं कर सकते, ये क्या कर दिया, इसने तुलना कर दी। अगर ढंग से इसकी बात पढ़ो तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है बात में, तो हम इसको क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। दूसरे पे इसने कहा कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान को अनिवार्य विषय बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए, इसने तर्क क्या दिया, तर्क इसने दिया कि हम अपने बच्चों को कंप्यूटर से लेस किए बिना, कंप्यूटर के ज्ञान से लेस किए बिना 21वीं सदी में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है, 20वीं में भी तो हमने प्रवेश किया है। ऐसा थोड़े कि कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा तो हम 21वीं सदी में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका तर्क भी क्या है, असंगत है। तो हम कह देंगे दोनों ही तर्क असंगत है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या भारत के सभी सरकारी कार्यालयों में केवल सरकारी कर्मचारी के बच्चों को नौकरी अर्पित करने की व्यवस्था बना देनी चाहिए? समझो इसको क्या कहना चाह रहा है। ये कहना ये चाहता है कि जितने भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनमें जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, भाई ऐसा कर दें क्या कि उन्हीं के बच्चों को सरकारी नौकरी दे दें। आपके दिमाग में आया होगा अरे सर ऐसे थोड़े कर दे, नहीं गलत बात है। बिल्कुल भाई मैं भी मान रहा हूं, लेकिन हमें हाँ नहीं पे जोर नहीं देना, हमें सिर्फ तर्क क्या दिए गए हैं वहां ध्यान देना, उस बात में लॉजिक क्या है। देखिए पहले ने कहा कि नहीं ऐसा हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना, तर्क क्या दिया, इसने कहा यह कई योग्य व्यक्तियों को अवसर से वंचित कर सकती है और सरकार लंबे समय तक स्थिर हो सकती है। बिल्कुल सही बात कही भाई। अगर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को ही सरकारी नौकरी दे देंगे तो जो योग्य व्यक्ति है वो तो वंचित रह जाएगा और अयोग्य लोग भी भर्ती हो सकते हैं, जिससे सरकार का काम धाम भी रुक सकता है भाई, अच्छे लंबे समय तक सरकार स्थिर हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। हम कह देंगे जी बिल्कुल पहला तर्क संगत है, हम सहमत हैं। अगले तर्क की तरफ बढ़िए। दूसरे ने कहा नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। बिल्कुल सही बात है भाई, समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। सब लोग समान नहीं हुए, इसमें तो सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलेगी जिनके मम्मी पापा सरकारी नौकरी में है। हाँ, और क्या सरकार को अपनी सभी नागरिकों के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? इसने कहा कि यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है और क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह अपने सभी नागरिकों का ख्याल रखें? ये बात भी ठीक है, इसमें भी तर्क है। इसमें तर्क क्या है, इसमें समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है, ये तर्क है। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या कहेंगे, दोनों ही तर्क इसमें संगत है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या भारत में सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी के निकटतम संबंधी को सरकारी नौकरी दे देनी चाहिए? अल्लाह, ये भी मिलता जुलता आ गया। इसमें ये कह रहा है भाई जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाए उसके रिश्तेदारों को नौकरी दे दें क्या? चलो इसके भी तर्क पढ़ लेते हैं। इसमें क्या तर्क दिया गया, पहले ने कहा हाँ भाई ऐसा कर दो। तर्क क्या दिया इसमें, इसने बोला हाँ ऐसा कर दो, उसके रिश्तेदारों को इस तरह की नौकरी और कहाँ मिलेगी। इसमें कोई तर्क नहीं है बात में। इसने कह दिया हाँ भाई दे दो और कहाँ मिलेगी उसके रिश्तेदारों को ऐसी नौकरी,
कोई तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है बात में, तो हम इसको क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। चलो, दूसरे ने कहा नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह प्रतियोगी और जरूरतमंद युवाओं के सरकारी नौकरी के दरवाजे बंद कर देगा। बिल्कुल सही बात है। अगर सरकारी कर्मचारी के रिश्तेदारों को नौकरी मिलेगी तो जो जरूरतमंद है और प्रतियोगी है और जो योग्य है इसके, उनके नौकरी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हम कहेंगे दूसरा तर्क बिल्कुल सही है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या भारत में डाक सेवा का निजीकरण कर देना चाहिए? देखिए भाई, डाक सेवा, पोस्टल सर्विस, इसका निजीकरण कर दें क्या? दो लोगों ने जवाब दे दिया। एक ने कहा हाँ कर दो, यह कदम प्रतियोगी वातावरण पैदा करेगा। बिल्कुल सही बात है, और भारत के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएगा। कैसे बनाएगा भाई? अब मान लेते, जैसे आपने देखा होगा, जो प्राइवेट कुरियर है, डीटीडीसी है और टाइकोन है, कई सारे हैं। अब मान लो डाक सेवा का निजीकरण कर दें तो क्या होगा? कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। अब मान लो डीटीडीसी वाले बोल दे कि हम 100 रुपए में आपका 1 किलो सामान यहां से वहां भेज देंगे और मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर भेज देंगे। अब दूसरे टिस्कोन वाले क्या बोल दें, भाई हम 1 किलो सामान आपका 80 रुपए में भेज देंगे और 18 घंटे में पहुंचा देंगे। आपस में प्रतियोगिता तो बढ़ी ना, प्रतियोगिता बढ़ेगी तो हमारे लिए तो सरल होगा ना वो। बिल्कुल सही बात है। तो पहले के तर्क से हम सहमत है, पहला तर्क संगत है। दूसरे पे आ जाइए। दूसरे ने कहा नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, निजीकरण सभी मुश्किलों का रामबाण हल नहीं है। ये बात तो ठीक है, भाई निजीकरण ही सारी समस्याओं का रामबाण इलाज थोड़ी है। हाँ, आगे इसने कहा यहां तक कि निजी सेवा भी बराबर नहीं सफल हो सकती है। भाई हो तो बिना निजी सेवा भी सकती है। ये तो भविष्यवाणी करने लग गया। ये तो वही बात हो गई ना। बोला भाई मैं कोचिंग ले लूं क्या? बोला भाई कोचिंग ना ले, कई बार फेल हो जाए। वही बात होगी ना ये तो, कि निजी सेवा भी निसफल हो सकती है। भाई निसफल तो कुछ भी हो सकता है। इसकी बात में लॉजिक अच्छा नहीं है, तर्क नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, पहला तर्क संगत है। हम चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। क्या संस्कृत अध्यापन को भारत के स्कूल स्तर पर अनिवार्य किया जाना चाहिए? ये बोल रहा भाई संस्कृत अध्यापन को, संस्कृत पढ़ाने को स्कूल स्तर पर कंपलसरी कर दें क्या, अनिवार्य कर दें क्या? तर्क पढ़िए। पहले ने कहा नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? इसने तर्क दिया, इस भाषा को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापक कहाँ है। अल्लो, बेमतलब की बात कर दी। बोला मास्टर ही कहाँ है भाई पढ़ाने के लिए? अरे टीचरों की कमी थोड़ी है। हालांकि नहीं भी है कोई विषय ऐसा है तो टीचर तो बन जाएंगे भाई। तो इसकी दलील में कोई दम नहीं है। इसका तर्क एकदम हल्का है, इस तर्क को हम खारिज कर देंगे। दूसरे की तरफ आ जाइए। इसने कहा हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। इसने तर्क क्या दिया, हमें अपनी प्राचीन भाषा पर गर्व होना चाहिए। ये भी तर्क कोई तर्क हुआ? प्राचीन भाषा तो हमारी प्राकृत भाषा भी, वो भी सीखें क्या? और देखे तो भाव चित्रात्मक शैली भी हड़प्पा की, वो भी सीखें क्या? प्राचीन चीजों पे गर्व होना चाहिए, इसके लिए ये जरूरी थोड़े है कि हम एक भाषा सीखें। तर्क ये भी सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी गलत कर देंगे। दोनों ही तर्क असंगत है। फिर देखिए, नहीं और हाँ दोनों ही गलत हो गए। दोनों ही गलत भी हो सकते हैं और दोनों सही भी हो सकते हैं। तो हमें हाँ नहीं को पकड़कर नहीं बैठना है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या भारत में सभी आयु की लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा को शुल्क विहीन बना दें क्या? ये कहना चाह रहा है भाई, जो भारत में सभी उम्र की लड़कियां या महिलाएं हैं उनकी शिक्षा फ्री कर दें क्या? तो इस पे तर्क आया है दो लोगों का। एक ने कहा कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, यह हमारी वर्तमान सामाजिक संरचना को शिथिल करेगी। अब बताओ भाई, लड़कियों की शिक्षा फ्री कर दें, इस पे सामाजिक संरचना पर क्या फर्क आएगा? भाई कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसा थोड़े है कि लड़कियां अभी ऐसा है तो ये इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, या ये बोलेंगी कि हमारी तो शिक्षा फ्री है, हम अब शादी नहीं करेंगी। ऐसे थोड़े होगा यार। सामाजिक संरचना थोड़े शिथिल होगी, इस पे थोड़े प्रभाव आएगा कोई नहीं। बिल्कुल नहीं, ये तर्क गलत है। हम कहेंगे ये तर्क तो संगत नहीं है। अगले तर्क पे आ जाइए। अगला क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हाँ, ये मिसप्रिंट है। इसने बोला कि हाँ, ऐसा हमें करना चाहिए। भारतीय नारी का सम्मान की महिमा को वापस लाने का ये एकमात्र तरीका है। ये कोई बात थोड़ी हुई। क्या शिक्षा फ्री करके यही एकमात्र तरीका है कि भारतीय जो महिला है उसके सम्मान को वापस लाएं?
भारतीय नारी की महिमा और सम्मान ऐसे ही वापस आ सकता है कि बस शिक्षा फ्री करके? एकमात्र तरीका है ये? नहीं भाई, ये भी गलत बात है, इससे भी हम सहमत नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, दोनों ही तर्क असंगत हैं, दोनों ही तर्क गलत हैं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या अपने विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार करने के लिए भारत में सोने की व्यक्तिगत खरीद को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? समझो, भाषा को आप समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है, पहले ये सोचिए कि विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार कैसे होता है। जैसे हमारा आज का हम अंदाजा लगाएं तो एक डॉलर लगभग 75 रुपए के बराबर है। अगर एक डॉलर इसमें यहां गिरावट आ जाए, यहां 70 रुपए का बराबर हो जाए एक डॉलर, तो हम क्या कहेंगे, हमारी मुद्रा में सुधार हुआ है। ऐसे सुधार, रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले मजबूत होना, उसको कहते हैं हम मुद्रा में सुधार होना। तो ये बोल रहा है हमारा मुद्रा में सुधार कैसे होता है, हम पैसे कैसे छाप सकते हैं, बहुत सारे पैसे कैसे छाप सकते हैं। एक पैमाना ये होता है, मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि भारत के रिजर्व बैंक के पास जितना सोना है, गोल्ड है, हम उतना ही पैसा छाप सकते हैं। रिजर्व बैंक के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा, हमारा पैसा उतना मजबूत होगा। कुछ ये एक तरीका है। हालांकि पैसे को मजबूत करने के लिए भाई हमें स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। अब एक बंदा आया, मुझे मिला, ये उसने लिवाइस की शर्ट पहनी हुई, फिटरिंग उसकी स्पाइकर की पैंट पहनी हुई, एडिडास के जूते, रिबन का ऐनक लगा रखा, राडो की घड़ी बांध रखी, और मुझे आके कह रहा है ये देखिए अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, आज एक रुपया एक डॉलर में 75 रुपए हो गए, ऐसा मामला बैठ रखा है। और खुद ने जो जो भी चीज पहन रखी सारी की सारी विदेशी कंपनियों से खरीद रखी है। स्वाभाविक है भाई, रुपए में तो गिरावट आएगी ही आएगी। अगर पूरा भारत ढंग से एकजुट होकर सिर्फ 3 महीने के लिए, कितने, सिर्फ 3 महीने के लिए विदेशी जो चीजें हैं, विदेशी ब्रांड, उनको बॉयकट करके स्वदेशी अपना लेना, तो 3 महीने में हमारा रुपया डॉलर से मजबूत हो सकता है। इतनी बड़ी मार्केट है भारत की, कोई भी देश देख लो भारत में पैर जमाने की कोशिश करता है, क्योंकि भारत जितनी बड़ी मार्केट दुनिया में कहीं भी नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इसे कहना यह चाह रहा है कि जो विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार करने के लिए ऐसा कर दें क्या कि कोई भी पर्सनल व्यक्ति, वही पर्सनल जो सोना खरीदारी होती है, जो व्यक्ति खरीदारी करते हैं, उसको बंद कर दें। जो व्यक्तिगत खरीदारी है सोने की, उसको प्रतिबंधित कर दें क्या? पहले ने कहा कि हाँ बिल्कुल कर दो। ग्राहकों के अधिकार और स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप वांछनीय है, जायज है। गलत है भाई, बिल्कुल गलत रख दिया है। इसने कह दिया हाँ ऐसा कर दो, जो ग्राहक उसके अधिकार और स्वतंत्रता के ऊपर अगर सरकार हस्तक्षेप करे तो वो जायज है। बिल्कुल गलत बात है, हम इसको कहेंगे कि ये तो सही नहीं है तर्क। तो अगले पे बढ़ते हैं। अगले ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, व्यापार स्वार्थ को पहले संरक्षित किया जाना चाहिए। ये भी कोई लॉजिक नहीं है कि भाई व्यापारी है ना जो, उनके स्वार्थ को आगे रखें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बात में तर्क में इसमें भी दम नहीं है, ये भी आधा ओछा तर्क दे रखा है। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। हम कहेंगे दोनों ही तर्क असंगत है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ये आपकी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, इस टॉपिक का भी अंतिम प्रश्न है। चलिए, क्या बड़े शहरों और महानगरों में झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों को मुफ्त में घर उपलब्ध करा देने चाहिए क्या? ये बोला जो झुग्गड़पट्टियों में, जो बड़े शहरों की जिक्र हो रखा, बड़े शहर और महानगर, वहां पे जो लोग झुग्गड़पट्टियों में रहते हैं उनको मकान उपलब्ध करा दें क्या मुफ्त में? हम तर्क पढ़ लेते हैं। पहले ने कहा नहीं, हमें उनको मुफ्त में घर नहीं देने चाहिए। क्यों नहीं देने चाहिए? तर्क क्या दिया उसने? कहा अधिकांश झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग गरीब और अशिक्षित हैं। अल्लाह भाई, अरे गरीब है तभी तो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, तभी तो घर देने की बात हो रही है। अब वो गरीब और अनपढ़ है तो इसका मतलब उनको घर ना दे, तो कोई तर्क, ओछा तर्क हो गया, दम नहीं है तर्क में, इसको हम क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। दूसरा तर्क हम पढ़ेंगे। एक ने कहा कि हाँ ऐसा कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? तर्क क्या दिया इसने? कहा कि सभी नागरिकों को खाना और आवास देना कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है। अब ध्यान दो भाई, हमें यहां भी ध्यान देना है। जो कथन है उससे बाहर नहीं जाना हमें। यहां बात सिर्फ उन लोगों की हो रही है जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं और उनको सिर्फ घर उपलब्ध कराने की बात हो रही है। यहां क्या कह दिया? बोला हाँ सभी नागरिक जो कहीं रहे उनको खाना देना और घर देना,
एक राज्य की जिम्मेदारी है, ये हमारे कथन से बाहर चला गया, बाउंड्री की लाइन से बाहर चला गया, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कथन और तर्क का टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहना, अपने मित्रों को भी भेज दो। जहां तक मेरा आइडिया है, मैंने प्रीवियस पेपर उठा के देखे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम भारत का इससे आपका कवर हो जाएगा, चाहे वो कांस्टेबल का पेपर हो, चाहे वो आरएस प्री का पेपर हो, इससे आपका वो कवर हो जाएगा। कई मैंने देखे हैं बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं, घर से उठ उठ के बड़ी बड़ी जगहों पे आ रहे हैं, और मैंने बहुत से टीचर भी देखे हैं, बहुत से मोटिवेटर भी देखे हैं, वो क्या कहते हैं, खाना पीना सब छोड़ दो, बस किताबों के पीछे पागल हो जाओ, सब कुछ त्याग दो। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, मैं कुछ और कहना चाहता हूं आपको। मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, अपनी तैयारी को एंजॉय करो, पागल नहीं होना है पढ़ाई के पीछे, अपनी मासूमियत को जिंदा रखो। उबा हुआ रूखा हुआ ना तो बेटा कलेक्टर अच्छा लगता है और ना ही कोई अफसर अच्छा लगता है। एक उम्र में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां सिर्फ एक ही प्रश्न बचेगा, आप खुश हो या नहीं। तो मेरा आपसे यही है कि जिस जंग में आप चल रहे हो ना, ये ध्यान रखना बेटा, उस जंग में आपके अंदर का जो मासूम बच्चा है कहीं वो ना मर जाए। धन्यवाद।